अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामाबाद का मौसम जरूर ठंडा हो गया है, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं नजर आई है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है जो सियासी पारा है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस दफा हुकूमत पर एक पार्टी जो है इस वक्त प्रेशर नहीं डाल रही है, दो पार्टीज है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भरपूर प्रेशर डाल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कि अगर हमारे 4 डिमांड्स, 4 मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 27 दिसंबर को हम ऐलान करेंगे सड़कों पे निकलने का। और आज यही बात एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोहराई, और इससे पहले भी पिछले कुछ दिनों से जलसे में वो बार बार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की अब मजीद बारी नहीं आएगी, अगली बारी जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब की होगी। भुट्टो का नवासा आपके खिलाफ नारा लगा रहा है, गो नवाज, गो नवाज, अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी। जाग पंजाब जाग, तेरी पग को लग गया शरीफों का दाग। हमने इन शरीफों को समझाना है कि ये आपका आखिरी बारी है। हमें आपका शक्ल नहीं देखना है, आपका मुंह नहीं देखना है फिर से। Mia Mohammed Nawaz Sharif Saab is a very intelligent man. He has hidden his wealth, jeopardized his children's political future by putting it in their name. इतना भी गैरतमंद नहीं है कि अपने बच्चे का ख्याल रखे। 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन कैसे होता है और जवाब हम आपसे लेंगे। 27 दिसंबर के बाद लग पता जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब को कि ऑपोजिशन किसे कहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने यह आज फिर दोहराया है। पीपल्स पार्टी का तो एक तरफ बयान आज तहरीक इंसाफ ने बड़ा हैरान किया, मुझे बड़ा कंफ्यूज भी किया है। वो कंफ्यूज क्यों किया ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने यह कहा है कि हम कल पार्लियामेंट जाएंगे, वहां पे मोशन लाएंगे, 2 प्रिविलेज मोशन और एडजर्नमेंट मोशन, और ये इसलिए लाएंगे क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ कहा था। और आपको यह भी बता दूं कि आज पीपल्स पार्टी ने भी तहरीके इल्तवा जो है वो जमा करवाई है नेशनल असेंबली में। लेकिन जो हैरत की बात है वो ये है कि तहरीके इंसाफ ने बाइकॉट जो है वो खत्म किया नेशनल असेंबली का। पहले वो क्या कहते थे ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज जो प्रेस से बात की है इमरान खान साहब ने वो क्या थी, सुनिए। हमने ये 2 मोशंस पास करने हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली के सामने झूठ बोला। हमने असेंबली में देख लिया TORs का कि इनके सीनियर वजीर कहते हैं ख्वाजा आसिफ कि जनाब लोग भूल जाएंगे, फिक्र ना करें मियां साहब। तो पार्लियामेंट की तो ये हैसियत है। अब देखते हैं क्या पार्लियामेंट जिसके सामने नवाज शरीफ ने झूठ बोला है क्या आप उससे जवाब तलब करेगी। ऑपोजिशन का भी कल इम्तिहान है, पार्लियामेंट का भी कल इम्तिहान होगा। अब तक तो फेल हो गई है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को जवाब नहीं देता तो पार्लियामेंट को तो वो खुद ही डिस्क्रेडिट कर देता है। नवाज शरीफ ने सारे इदारे खत्म कर दिए। अब 2 इदारे हैं जिसके ऊपर नवाज शरीफ की नजर है, एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तानी फौज को ये पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले को कि अब वो पार्लियामेंट जाएंगे, वहां पे तहरीक इल्तवा और तहरीक इस्तेकाक जमा करवाएंगे, इसको अगर यू टर्न कहा जाए तहरीक इंसाफ का तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कैटेगोरिकली बार बार इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि पार्लियामेंट का बॉयकॉट जारी रहेगा। हम वजीर आजम को नहीं मानते, वजीर आजम मुजरिम है, उन पर इल्जाम साबित हो चुके हैं, जब तक वो होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और ये भी उन्होंने कहा था कि जब तक ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में तब तक हम असेंबलीज में वापस नहीं जाएंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने नदीम मलिक साहब को समा पर इंटरव्यू दिया और वो क्या फरमा रहे थे, सुनिए। जब तक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं तब तक कौमी असम्बली में वापस जाने पे तैयार नहीं। जब तक ये केस चल रहा है, जब तक केस चल रहा है तब तक हम नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं ये पार्लियामेंट की तौहीन है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और फिर आप उनको आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी फैसला होगा वो आपको कबूल होगा, फिर कौमी असम्बली वापस जाएंगे, जाना पड़ेगा। केस का फैसला आ गया तो फिर कौमी असेंबली जाएंगे और जाना पड़ेगा, कोर्ट का फैसला हम मंजूर करेंगे। इन तमाम सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं वजीर आजम के तर्जुमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और इसके अलावा सेनेटर सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इमरान इस्माइल साहब, मैं कंफ्यूज हूं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी कंफ्यूज होंगे। अभी भी केस कोर्ट में चल रहा है, अभी भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि नवाज शरीफ साहब पर इल्जाम साबित हो चुका है,
लेकिन पहले यही मुद्दा सामने रखते हुए आपने कहा था हम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, अभी भी सब कुछ वैसा ही है, अब आप पार्लियामेंट जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों पॉलिसी तब्दील की है? जी शहजाद, देखें बात यह है कि ये एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है एक पार्टी की। यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट, लेकिन जो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग उस वक्त हमें जो पीटीआई को समझ आ रही थी, जो हमने एक बड़े तवील मुशावरत के बाद हमने ये बात तय कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे और पूरा प्रेशर अप्लाई करेंगे अपोजिशन के ऊपर कि जब तक वो इस बात पे आमादा नहीं हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस चीज़ की यानी गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो कमेटी फॉर्म करके नहीं कि जैसे एक कमेटी फॉर्म कर देते हैं और उसका कोई लेवाल नहीं होता, कोई जवाबदेह नहीं होता, कुछ नहीं होता। उस वक्त हमारी वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग थी। अब हमारी पॉस्चरिंग ये है कि हमें असेंबली में जाके ये दो तहरीकें पेश करनी चाहिए। एक तहरीक इल्तिवा और इसके अंदर हम उनसे पूछें कि जी आपने असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये जवाब दिया था, क्या ये जवाब ठीक था, या कोर्ट में जो जमा कराया वो जवाब आपका ठीक है? क्या आप जो बात असेंबली के फ्लोर पे कर रहे थे वो ठीक थी, या जो आपने? लेकिन मुझे एक बात बताएं इमरान इस्माइल साहब, आप समझते हैं उनके बयानात में तजाद है, आप पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इलेक्ट हुए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने बार बार कहा इस पार्लियामेंट की अहमियत नहीं है। आपने कहा इस वजीर आजम के होते हुए हम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तब तक हम नहीं जाएंगे। इनमें से तो कोई चीज नहीं बदली, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो बदला हो जिस पर आपने अपनी पोजीशन चेंज की हो। नहीं शहजाद, देखें मैंने अगेन आपसे यही कह रहा हूं ना कि ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है एक पार्टी की। हम समझ रहे थे कि उस वक्त हम पार्लियामेंट से बाहर बैठ के बायकॉट करके इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि नहीं, हमें पार्लियामेंट के अंदर जाके हम दोबारा से तमाम जमातों को साथ लेके फिर एक प्रेशर और डाल सकते हैं, हम ये बिल मूव कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दिस बिल। तो एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी विल, हम हो सकता है आने वाले वक्त में दोबारा बायकॉट करें किसी चीज के ऊपर या इसी चीज के ऊपर बायकॉट करें, इसमें क्या हर्ज है? अहमियत क्या है, इसको जरा एक दफा इस मैटर को रिजॉल्व कर लेना एक दफा। पार्लियामेंट की अहमियत है तहरीक इंसाफ की नजर में जब इस पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस जो है वो नवाज शरीफ होंगे, अहमियत है या नहीं है? देखिए, अहमियत पार्लियामेंट की जरूर होती है, लेकिन पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट होती है जो एक जिंदा पार्लियामेंट होती है। वो पार्लियामेंट जो सवाल करने का जुर्रत और हौसला रखे, अपने पार्लियामेंट के लीडर से, हाउस के लीडर से सवाल कर सके कि जी आपके ऊपर ये चीज़ें चार्जशीट हुई हैं, क्या आप इसका जवाब देना मुनासिब समझेंगे? क्या आप बताएंगे कौम को कि ये कैसे हुआ था? क्या आप बताएंगे कि मनी ट्रेल क्या, जैसे दूसरे मुल्कों में हुआ है? पाकिस्तान में तो बड़ी जिम्मा है ना, वो आएंगे बताएंगे, नहीं बताएंगे उनकी मर्जी, कह के घूम जाएंगे जी ये सियासी बयान था तो हम क्या कर लेंगे। इमरान इस्माइल साहब, आप मुझे कन्विंस करने की भरपूर कोशिश करें, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप खुद कन्विंस है या नहीं, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत हो रही होती है, चाहे धरना पीक पे आ रहा होता है तो आप धरना कॉल ऑफ कर देते हैं, जब आपको लगता है कि पार्लियामेंट से बाहर बैठ के हम कोर्ट में बड़ा अच्छा एक स्टांस दे रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन ले रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि सडनली पार्लियामेंट में हम वापस आ जाएंगे, वही नवाज शरीफ आपको एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, वही पार्लियामेंट आपको एक्सेप्टेबल हो जाती है। जो धरने की आप बात करें ना, वो इतना बड़ा सानिया हुआ था मुल्क के अंदर कि उसके बाद कोई जवाब रह नहीं गया था कि वहां पर 250 बच्चे कत्ल हो गए। और यानी मेरा ख्याल है मैं अभी ये धरने की बात कर रहा हूँ, 2 नवंबर वाले धरने की बात कर रहा हूँ सर, मैं वो जो रिगिंग के हवाले से धरना था उसकी बात नहीं कर रहा था मैं सर। वो तो पहली नवंबर को तारीख लग गई थी, हमारी डिमांड तो पूरी हो गई थी, किस चीज का धरना देते? वो तारीख तो खैर 23 या 22 नवंबर को लग गई थी। बहरहाल सईद गनी साहब, आप लोगों ने कहा है कि इस पनामा के इशू को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। आपने भी आज तहरीक जमा करवाई है, कल तहरीक इंसाफ भी जमा करवाने जा रही है तहरीक। आपके ख्याल में ये एक अच्छा कदम है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इससे प्रेशर बिल्टअप होगा क्या हुकूमत पर? देखें, जो तहरीक इस्तेकाक होती है वो जमा करवाना तो हर मेंबर का हक है पार्लियामेंट में। जो अगर हम ये महसूस करें कि किसी ने कोई गलत बयानी की है फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर, लेकिन ये रेफ़र हो जाएगा कमेटी को। अब मुझे नहीं पता ये नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ होगा तो उसको कमेटी को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो कमेटी इसको किल कर देगी, चूँकि यकीनी तौर पर वहाँ PMLN के मेंबर्स की जो है वो अक्सरियत होगी। लेकिन एटलीस्ट ये कि डिबेट ज़रूर इस पर होगी कि जो नवाज शरीफ साहब ने तकारीर की थी पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो बातें उन्होंने कही थी, और अदालत में फिर जो उनका मौक़िफ़ था वो शायद उसकी नफ़ी करता था। तो एक अटैम्प्ट है, एक टूल है पार्लियामेंट में जिसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, और करते रहते हैं लोग, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई कहे कि जी वो तहरीक इस्तेकाक के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म चले जाएंगे तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। या अगर ये कह रहे हैं हमने एडजमेंट मोशन पेश करना है
तो अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाए तो उसके बाद डिबेट होगी इस इशू के ऊपर, और यही हम पहले कहते रहे हैं कि इसमें कोई ये अच्छा आपने क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि लोगों की समझ के लिए जरूरी है कि ये एक्सेप्ट भी हो जाए दोनों तहरीके इल्तवा और तहरीके इस्तेकाक हो, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वोटिंग हो के ये साबित हो जाएगा कि हाँ वजीर आजम साहब ने झूठ बोला या नहीं, इस पर सिर्फ डिबेट होगी पार्लियामेंट में। जी, जो एडजमेंट मोशन है उस पर तो डिबेट ही होगी, उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो ये डिबेट तो वैसे भी हो सकती थी अगर पीटीआई पार्लियामेंट में रहती और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही होती। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई चल रही हो तो पार्लियामेंट में आप ना आएँ और कोई उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करें। हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ था कि एक प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है, एक लेजिटिमेट फोरम आपके पास मौजूद है जहाँ आकर वज़ीर आज़म के सामने बैठ कर आप अपनी बात का इज़हार कर सकते हैं, कौम को बता सकते हैं, और जो बात आप बाहर कर रहे हैं सड़क पे भी करें, लेकिन पार्लियामेंट में भी करें। लेकिन उस वक्त पीटीआई का मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन बहरहाल अब अगर इन्होंने ये महसूस किया है कि नहीं पार्लियामेंट का फोरम ऐसा है जहाँ बात की जा सकती है, तो ये खुशाइन बात है, हमें इनको वेलकम करना चाहिए कि कम से कम एक मरतबा फिर ये पार्लियामेंट में आ रहे हैं। लेकिन हमें तवक्को ये रखनी चाहिए कि आइंदा ये कोई भी सूरत हाल हो, पार्लियामेंट में इनको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। ये वज़ीर आज़म की बदौलत नहीं बैठे हैं, मेरी और आपकी बदौलत नहीं बैठे हैं, इनको लोगों ने वोट दिए हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर आए उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। और जहां आपको लोगों ने भेजा हो वहाँ आप सिर्फ इसलिए निकल जाएं कि वज़ीर आज़म आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर तो हमेशा अपोजिशन के साथ ये होता है कि किसी भी अपोजिशन को वज़ीर आज़म अच्छा कभी नहीं लगता। तो ये थोड़ा सा इनको अपने जो पॉलिसीज़ हैं उस पर खुद गौर करना चाहिए। मुसद्दिक मलिक साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे जब मैं यू टर्न पे सवाल कर रहा था तहरीक इंसाफ से, कभी पार्लियामेंट से बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, फिर बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन कल ये वापस आ रहे हैं तहरीके लेकर ये बताने के लिए कि वजीर आजम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोला है। देखिए, हम इनकी कौन सी बात माने। इन्होंने जो इस जमा करवाई थी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके 20 सफ़ा नंबर 20 के ऊपर जो पहली सबमिशन है, जो पहला इन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो ये कि आप कमीशन बनाएं, और अगर आपने कमीशन नहीं बनाया तो हम क्या करेंगे, हम शट डाउन कर देंगे, दारुल खिलाफे को शट डाउन कर देंगे और हुकूमत साजी का अमल जो है उसको बंद कर देंगे। तो उन्होंने 2-3-4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा मेरे ख्याल में फिर आपकी बात मान लेते हैं और कमीशन बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अगर कमीशन बनाया तो हम ना सिर्फ कमीशन का बायकॉट करेंगे बल्कि अदालत का बायकॉट कर देंगे। अब आप मुझे बताइए कि अदालत कमीशन बनाए या ना बनाए, चलें इस बात को छोड़ दें। आप ये बताइए कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जो थे वो अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी थे, चलिए इसको भी छोड़ दें। ये बताएं कि जस्टिस वजीउद्दीन जो थे वो अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी, इसको भी नहीं, इसको भी छोड़ दें। वजीर आजम ने सच बोला पार्लियामेंट में या सियासी बयान दिया, हाँ, इस पर आ जाए जो उनके वकील ने कहा है। जरा आपने मेरे सारा मोमेंटम तोड़ दिया, लेकिन चले आप चाह रहे हैं कि उन्हीं की खिंचाई होती रही। मेरा जी आज आपका दिल है, मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन आपने मेरी मासूम सी ख्वाहिश थी, आपने दिल तोड़ दिया। उस पे आ जाते हैं। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसको उन्होंने बाद में कॉन्ट्रडिक्ट किया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपको ये बताता हूँ कि पैसा पाकिस्तान से नहीं गया, तो पैसा जो अदालत में उन्होंने कहा कि पैसा पाकिस्तान से नहीं गया, और अदालत ने फिर पूछा पीटीआई से कि आप बताइए, ये कह रहे हैं पैसा नहीं गया, आपके पास सबूत है कि पैसा गया? इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास नहीं। ठीक, फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी किस्म की कोई धांधली, कोई चोर बाजारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई धांधली, कोई चोर बाजारी नहीं हुई। पीटीआई से पूछा आपके पास कोई सबूत है कि कोई धांधली हुई, उस ज़माने में कोई करप्शन का पैसा आया? पीटीआई ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने एक फैक्ट्री बेची वहाँ पे, उसके जरिए हमें 12 मिलियन। तजाद तो है डॉक्टर साहब, अगर आप बोले तो मैं इसकी वजाहत कर दूं। तजाद इसके बाद आप फिर उसका जवाब दे देगा। उन्होंने कहा सऊदी अरब में जो अजीजिया मिल लगाई थी हमने, उसको बेचा हमने 2005-6 में, उससे नफा आया, उस पैसे से हमने लंदन के अपार्टमेंट्स खरीदे। ये वजीर आजम साहब ने कहा? नहीं कहा, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा ये वो वसाइल है। क्लिप चलाइए, अच्छा क्लिप भी चलवा दें जरा, ये वजीर आजम साहब का क्लिप भी चलवा दें। उन्होंने कहा ये वो वसाइल और ये जरिया है जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। ठीक है, अब वो कौन सा है? अब मुझे मौका दीजिए। जी सुन ले, मुझे मौका दीजिए। एक सेकंड तो बता दूं आपको, तजाद बताइए। जो मरियम हसन और हुसैन नवाज ने जवाब लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमने कतरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी उसकी सेटलमेंट हुई है अगेंस्ट दोज अपार्टमेंट्स जो के खरीदे गए हैं। ठीक है, अब मुझे मौका दीजिए जी। तो वजीर आजम ने कहा कि हमने एक फैक्ट्री जो है वो दुबई में बेची जिससे हमें $3.5 मिलियन मिले। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा और अदालत के अंदर भी कहा। फिर वजीर आजम ने कहा कि उससे हमने
अपनी जो जद्दा वाली फैक्ट्री है वो खरीदी, उसकी मशीनरी खरीद के उसको वहां पे जाके लगाया। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी कहा, अदालत के अंदर भी कहा। सिर्फ जो बात उस वक्त डिस्क्लोज नहीं की, और वो इसी वजह से नहीं की कि ये तमाम, और फिर ये कहा कि ये वो वसाइल हैं, यानी जो फैक्ट्री हमने दुबई में बेची, जो फैक्ट्री हमने जद्दा में बेची, ये वो वसाइल हैं जिनसे हमने अपने अपार्टमेंट। और उन वसाइल का क्या हुआ जो कतर में इन्वेस्ट किए गए थे? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, स्किप किया ना, मैं आ रहा हूं। हाँ, स्किप किया। जो अब हम तो चाहते हैं ये आके बात पार्लियामेंट के अंदर आए ताकि इस पर डिस्कशन हो और वो बात सामने आए कि वो डिस्क्रिपेंसी किधर है, जो बात उन्होंने नहीं बताई। और इसी वजह से कि जिस तरह आज इन्होंने कह दिया कि फौज पंजाब पुलिस है, और जो इन्होंने हाल किया अदालत का और अदलिया को जिस तरह के इन्होंने नाम और बिलखसूस जो सोशल मीडिया उस पर उससे नवाज रहे हैं, तो उस चीज से बचाने के लिए कि हमारा, सुन लीजिए ना मेरी बात सुन लीजिए, कि जो हमारे एक हमसाया मुल्क है, शाही खानदान है, अगर इन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो उन्होंने कहा, ये भी कहा कि जो आप मुकर्रर हो जाएगा फोरम, उसके ऊपर तमाम सबूत हम फराहम कर देंगे। वो फराहम कर दिए गए। वो नहीं किया, वो तो कोर्ट ने खुद ऑब्जेक्ट किया ना उस पे। तो बट लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश वन थिंग। पहली बात जो मैं आपकी बात के जवाब में एस्टैब्लिश कर रहा हूं कि कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे गलत कही थी। एक ओमिशन की थी इस वजह से कि ये किसी शाही खानदान को जिसके साथ हमारे मुल्की ताल्लुकात हैं उसको ये सड़क के ऊपर नहीं लेकर आए। अच्छा। और जैसे ही ये बात अगर ये तय कर लेते कि ये पार्लियामेंट, क्योंकि उनको लेकर आ गए पाकिस्तान की अदालत में, इसीलिए आपने उनको तिलोर का शिकार करने की भी इजाजत दे दी है कि वो आए। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो अहम एक पहलू है कि हम यहाँ पे शिकार की इजाजत देते हैं, जिसका जिक्र आज इमरान खान साहब तो आपने आज वो इजाजत दे दी। तो आप आज आप अपने प्रोग्राम में तमाम मुल्क को ये बता रहे हैं कि पहली मरतबा वो तिलोर का शिकार, पहली मरतबा तो नहीं हुआ पिछले साल, लेकिन आखिरी मरतबा तो हो सकता नहीं। ये बताइए 2004 में आए थे, आते जा रहे हैं, 2006 में आए थे, फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है, 1980 में आए थे, 1990 में आए थे। बात सुने, जब आपने, आप देखें बात घुमा कैसे, नहीं एक मिनट ठहरिए, आपने बात घुमाई है, ये बात जरा क्लियर हो जाए। जब ये शिकार की इजाजत तमाम जीसीसी के मुमालिक को है और आज से नहीं है, 1970 की दिहाई से है, तो इस बात को आप फिरा क्यों रहे हैं? मैं नहीं फिरा रहा, मैंने कहा इमरान खान साहब उन्होंने तो नहीं कहा, इमरान खान साहब ने कहा, आपने सुना नहीं? इमरान खान साहब ने कहा। मैं माफी चाहता हूं। इमरान इस्माइल साहब ये फरमाइएगा जरा कि कल ये जो तहरीकें आप जमा करवा रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा? अभी सईद गनी साहब ने कहा ऐसा तो नहीं है कोई वहां पे साबित हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डिबेट होगी। तो आप लोग तो कहते हुए आए कि वैसे ही कोई अहमियत नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है, तो ये दो तहरीकों के लिए आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं। इसी दौरान कश्मीर के इशू का इजलास था, ज्वाइंट सेशन था, वो बायकॉट किया। तुर्की के सदर आए एर्दोगान, वो सेशन आपने बायकॉट किया। तो कल ये तहरीक जमा करा के क्या हासिल क्या करेंगे इससे आप? देखिए शहजाद, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये पोस्चरिंग हमारी उस वक्त की थी कि हम समझ रहे थे कि पार्लियामेंट से बाहर बायकॉट करके हम प्रेशर डालेंगे, और हमने डाला प्रेशर। अब हम समझ रहे हैं कि हमारा काम पार्लियामेंट के अंदर है, हम एक इलेक्टेड पार्टी हैं, हम कोई ज़बरदस्ती तो पार्लियामेंट के अंदर गेट क्रैशर्स तो नहीं है कि आके वहाँ पे हम बैठ जाएं या कुछ हम इनको कोई प्रॉब्लम इससे होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई इस चीज़ से इशू होना चाहिए। इशू तो हमारे है कि जो अभी मुसद्दिक मलिक साहब ने बड़े शॉर्टकट में आपको चीज़ें बताई और बाईपास कर करके हर चीज़ का, मुझे सिर्फ बता दें मुसद्दिक मलिक साहब कि 20 साल का लड़का यहाँ से एजुकेशन करने, 18 साल का लड़का यहाँ से एजुकेशन हासिल करने के लिए जाता है अपने बाप के पैसों के ऊपर, वो जाते साथ ही अरबपति कैसे हो जाता है जनाब? मुझे इतना बता दें कि वो बिलियनर इन पाउंड टर्म कैसे होता है, मुझे पता बताएं। ये फॉर्मूला डॉक्टर मुसद्दिक साहब को पता होता है, यहाँ पर यहाँ थोड़ी बैठे। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, पूछे तो मैं बताऊंगा। नहीं मुझे बताएं ना, अभी आपसे मैं सवाल तो मुझे करने दें। मुझे इतना बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ये फरमाते हैं कि जी दुबई की मिल बेच के उन्होंने पैसे वहां भेजे। दुबई की मिल तो 26 बिलियन डॉलर की मकरूज थी, बिकी वो 21 मिलियन की थी, बाकी पैसे उनको और भरने पड़े उसके ऊपर। उसके पैसे इतने बच गए, इतना अल्लाह ने उसके अंदर करम किया और मेहरबानी की कि कर्जा उतार के, दूसरों से कर्ज लेके, बाकी कर्जा उतार के उतने पैसे बच गए कि लंदन के अपार्टमेंट ले लिए। इमरान इस्माइल साहब मैं इसका जवाब ले लूंगा। कौम की जो बर्दाश्त कर सके, ये आप नहीं, मेरी बात सुने सर, आप जवाब दीजिएगा मेरे सवाल को। इमरान इस्माइल साहब, इसके बाद मैं जरा बात करूंगा। और जो बिलावल भुट्टो साहब ने अपने 4 मुतालबात सामने रखे हैं, अगर वो पूरे नहीं होते कि तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे होगी, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फिर कहा कि 4 डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो नवाज शरीफ साहब को लग पता जाएगा कि असल ऑपोजिशन कौन है। और यही सवाल आज पीटीआई से भी किया गया कि अगर पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे निकलना चाहती है, आप भी सड़कों पे आना चाहते हैं दोबारा, तो कोई इस तरह का इरादा है कि दोनों एक साथ हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे निकलें,
तो इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या जवाब दिया, सुनिए। पीपल्स पार्टी में इस वक्त दो आरा चल रही हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, जरदारी, एतजाज एहसन, शेरी रहमान, कायरा चंद, और एक को यूसुफ रजा गिलानी एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन चार नुकात पर हुकूमत को आड़े हाथ लो और सड़कों पे निकलो, और गिलानी एंड को कह रहे हैं कि इन चार नुकात को बुनियाद बनाकर हुकूमत से कोई नया सौदा करो, कोई नया मुकमुका करो, अयान अली का मसला हल कराओ, डॉक्टर आसिम का मसला हल कराओ, नैब के केसेस पर कोई सौदा करो। जी सेनेटर सईद गनी साहब, आप किस ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि चाहते हैं कि हुकूमत को आड़े हाथ लिया जाए, या उस ग्रुप का हिस्सा है कि इन चार नुकात को बुनियाद बनाकर अयान अली का मसला हल किया जाए, डॉक्टर आसिम के मसले पर मुकमुका किया जाए, नैब के केसेस खत्म करवाए जाएं? शायद पहली बात तो यह है कि अगर तो पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ऐसा इशू है भी, तो ये मेरा मसला है, ये शाह महमूद कुरैशी का मसला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब को तो देखना चाहिए कि उनका रुख किस तरफ है और जहांगीर तरीन का रुख किस तरफ है। उनको देखना चाहिए कि अलीम खान का रुख किस तरफ है और हामिद खान का रुख किस तरफ है। उनको ये देखना चाहिए कि जस्टिस वजी साहब को बेचारे को क्यों, इतने एक मोतबर आदमी थे, उनको बड़ा रुस्वा करके इस पार्टी से निकाला गया है। उनको ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में जो अकबर एस बाबर साहब हैं, जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मिसयूज़ किए जा रहा है पीटीआई के पैसे को, वो उसका वो मेरा इशू नहीं, वो इनका इशू है, वो जाके उसको देखें। भाई पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। पीपल्स पार्टी के सामने जब कोई चीज़ आती है तो हमारे मेंबरान खुल के बात भी करते हैं, बहुत सारे इशूज़ पर इख्तलाफ राय भी होता है, एक जमहूरी पार्टी है। लेकिन जो फैसला पार्टी कर ले, पार्टी लीडरशिप कर ले, फिर सब उसके साथ खड़े होते हैं ना। उस पे लेकिन ऐसा है क्या, ये राय है कि इन इश्यूज को बुनियाद बना के मुकमुका कर लिया जाए? कुछ इश्यूज पे ये राय भी है क्या पीपल्स पार्टी में? यार अब मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना जमहूरी पार्टी मुख्तलिफ आ रहा है, बट जस्ट ये इट्स रबिश, बस और कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप लोग जब ये बात करते हैं, और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि हम सड़कों पे निकलेंगे, तो यकीन नहीं आता, और रिपोर्टर भी आज पूछ रहे थे कि क्या वाकई आप सड़कों पे निकलेंगे? ये क्यों नहीं यकीन करते? जब तहरीक इंसाफ कहती है हम सड़कों पे निकलेंगे, फौरन पता है कि निकल आएंगे, पीपल्स पार्टी से बार बार सवाल क्यों होता है कि वाकई आप सड़कों पे आ जाएंगे? नहीं, तो पीटीआई के मुतालिक तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं कि आज जो ऐलान कर रहे हैं 2 दिन के बाद उससे मुकर जाएंगे, उससे फिर यूटर्न ले लेंगे, ये भी सारी चीज़ें पता है ना आपको। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो पास्ट है, जो उसकी हिस्ट्री है, अगर आप देखें तो जो एहतजाजी तहरीकें जिस तरह पीपल्स पार्टी ने चलाई और बड़े कड़े अदवार में चलाई हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है ना। अब तो आप जलसे जुलूस करने में भी कोई पाबंदी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट पे हमला कर लें, पीटीवी पे हमला कर लें, जो मर्जी कर लें, कोई नहीं पूछता आपको। आप पुलिस को जूते मार दें, एसपी को उठा के उधर रगेद दें सड़क पे, कोई नहीं पूछता है। हमने तो फौजी आमरों के खिलाफ जद्दोजहद की है ना, जब सड़क पर निकलना जुर्म कहलाया जाता था। लोग बेचारे घरों में नहीं रह सकते थे, कोड़े खाएं, फांसियाँ दी हैं, बहुत सारी वैसी बेशुमार मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। तो पीपल्स पार्टी में आज भी वो लीडरशिप मौजूद है, हमारे वो कारकुन मौजूद हैं जिन्हें पता है कि एहतजाजी तहरीक चलाई कैसे जाती है। बाकी पीटीआई या पीएमएलएन हो गई, ये तो बेचारे बड़े खुशगवार माहौल में पले बड़े हुए लोग हैं, इनको तो शायद इतना अंदाज़ा नहीं है। ये तो खुशकिस्मती है पीटीआई की कि जिन हालात में उन्होंने एहतजाज किया है, उस वक्त शायद कोई 1-2 लोग इनके होंगे जो 2-4 दिनों के लिए थाने कहीं चले गए होंगे, वरना तो वो कड़ा वक्त उन्होंने देखा नहीं है। तो हम इसलिए कहते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं अगर चलाने पर जब आएंगे, कि हमें वो सख्तियाँ भी नहीं रोक सकती हैं जिनसे शायद बाकी जमातों के लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, संजीदगी से ले रहे हैं इस पीटीआई के मुतालबात को, कि अगर ये पूरे नहीं, पीपल्स पार्टी के मुतालबात को, कि ये पूरे नहीं हुए तो ये सड़कों पे आएंगे? नहीं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की एक पुरानी जमहूरी रिवायत है और हम पीपल्स पार्टी को बड़ा सीरियसली लेते हैं, बिकॉज पीटीआई की तरह ये सड़कों पे निकलने की बात करते हैं, आपकी तरफ से कोई इश्तियाल अंगेज बयानात नहीं आते आबिद शेर अली के या किसी और के, पीटीआई निकलने की कहती है तो आप फौरन जो है, क्योंकि आप पीटीआई की बातें, अभी कुछ बातें तो उन्होंने बता दी, कुछ से आपने मुझे रोक दिया, जो मैं जिक्र कर रहा था कि क्या क्या हो चुका है, 35 पंक्चर, उर्दू बाजार, यानी किसी एक जगह पे तो पैर लगाएं। आज आपके प्रोग्राम में भी उन्होंने कह दिया कि हमारी मर्जी, जब मर्जी हम एक बयान दें, फिर जब सियासी मसलहत होगी तो बदल लेंगे और उसको बदल के चले जाएंगे। तो जब हमारे वकील ने कहा कि ये सियासी बयान था, तो हम सियासत को झूठ नहीं गर्दानते। उसने ये नहीं कहा था कि ये झूठा बयान है,
उन्होंने कहा कि वो एक अमूमी बयान था जिसकी स्पेसिफिक्स हम अदालत के अंदर पेश कर रहे हैं। जब ये कहते हैं सियासी, तो उसके वो बयानिए का जवाब खुद ही दे देते हैं कि हमारा मतलब तो ये नहीं था कि हम जब कहते हैं कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। पार्टी के अगर इन मुतालबात को संजीदगी से ले रहे हैं तो क्या पेशरफ्त देखें, क्या मान लेंगे 4 मुतालबात 27 तारीख से पहले? मेरे ख्याल में हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी 2-3 चीजें हैं। नंबर एक तो वो उनका मुतालबा है कि फॉरेन मिनिस्टर लगाए जाए। देखें, खुद भी पीपल्स पार्टी के दौर में भी और बेशुमार पीटीआई के अरकान जो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में थे, उस जमाने में भी एडवाइजर्स के जरिए पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर बातचीत होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी चलती रही। जी बिल्कुल बातचीत होगी, हर चीज पे बातचीत के दरवाजे हर बात के लिए खुले। दूसरा, पीपल्स पार्टी का एक बिल है और एक हमारा बिल है, उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। गुफ्तगू तो इस वजह से स्टेलमेट हो गई कि दरमियान में से पीटीआई एक और नए अपने टीओआर लेके सुप्रीम कोर्ट चली गई। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी को एहतजाज तक जो है मजबूर नहीं करेंगे, हमें नहीं निकलने देंगे। पीपल्स, मेरे ख्याल में बेशुमार अभी रास्ते कल क्या होने जा रहा है पार्लियामेंट में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में भी जब धरना दिया हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने पार्लियामेंट का बॉयकॉट किया था, और फिर जब सऊदी अरब और यमन का इशू था तो उस वक्त वो पार्लियामेंट में वापस गए थे। 6 अप्रैल 2015 को पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ वापस गई थी, और जब वो वापस गए तो किस तरीके से वेलकम किया था पीएमएलएन ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, देखिए जरा। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहां आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें, और फिर आके बैठे हुए हो। ये जो हुआ था 6 अप्रैल को नहीं होना चाहिए था। पीटीआई वापस आई थी, इस तरह के बयान शायद नहीं देने चाहिए थे, और इसकी मेरे ख्याल से पीएमएलएन में भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए था। इमरान इस्माइल साहब, क्या इस तरह का कोई वेलकम हो सकता है आपके ख्याल में, या मैच्योरिटी से पीएमएलएन जो है आपको कल आने देगी पार्लियामेंट में? नहीं, पीएमएलएन तो अपना ज़र्फ ज़रूर दिखाएगी, ये तो हमें इसका अंदाज़ा है। ये इन लोगों ने अपनी जो अदा है वो दिखानी है कि ये किस तरह से जमहूरियत में पनपे हैं, किस तरह से पले पड़े हैं। ये खुद मिसालें भी आज तक डिक्टेटरशिप के अदवार की देते हैं। ये आज भी मिसालें इनके पास कोई जमहूरियत की नहीं है। ये पैदावार वहीं की है, लैंग्वेज वहीं की बोलते हैं, स्टाइल वही है, दुआएं यही करते हैं कि जी अल्लाह हमें का मिशन आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। ये उनका अपने आप को उनका कहते रहे, जानशीन कहते रहे, और आज भी वही काम कर रहे हैं जो कह रहे थे ना अभी सईद भाई कि जी आपने वो नहीं देखी डिक्टेटरशिप, तो सही कह रहे हैं। शायद हमने वो सख्तियां ना देखी हों जो पीपल्स पार्टी ने देखी हैं उन अदवार में, जब मीडिया भी आज़ाद नहीं था और पीटीवी सब अच्छा है कि राग लगाता था और रोडों पे खाक खून में नहाते थे सियासी वर्कर। वो ठीक कह रहे हैं कि शायद हमने उस ज़माने नहीं देखे। हम कंपैरेटिवली यंगर पार्टी हैं, लेकिन हमने बड़े सच्चाई के साथ, बड़े खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ हमने कोशिश की है, और हमने हर वो शॉर्टकट, हर रास्ता छोड़ा है जो इक़्तिदार तक जाता हो किसी कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए। इस बात को भी आप वाज करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेशुमार मौक़े थे मुशर्रफ के दौर में किसी न किसी रास्ते से पार्लियामेंट में या इक़्तिदार के रास्ते तक जाने के। हमने नहीं चुना, पीएमएलएन की तरह हमने नहीं चुना कि ये जाके किसी जनरल की गोद में बैठ जाए और उसके बाद ये काम शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी की इस बात में खुलूस और सच्चाई नजर आ रही है कि वो भी सड़कों पे निकलने के लिए तैयार है। शहजाद जरा मुझे प्लीज कंप्लीट करने देना। इन्होंने बार बार झूठ बोला है। ये झूठ बोलकर पाकिस्तान से फरार अख्तियार की, सऊदी अरब जाके रुके। इन्होंने कहा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। फिर इनका एग्रीमेंट जब मंजर आम पर आया तो इन्होंने कहा हाँ जी हमने 5 साल का किया था। फिर 10 साल का सामने आया तो उन्होंने कहा हाँ जी 10 साल का किया था। कोई इस तरह की जो ये आपने जुमले दिखाए ना, उसमें कि जी कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, कोई ग्रेस होना चाहिए, तो ये तो इनके अंदर होना चाहिए। कौन सा ग्रेस और शर्म हया दिखा दी हमें आज तक, मुझे बताएं। आज भी झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, पैसों के लिए झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये बता दें कि पीपल्स पार्टी की इस बात में सच्चाई और खुलूस आपको नजर आ रहा है कि वो भी सड़कों पे निकलेंगे? मुझे कोई इबाम नहीं है कि पीपल्स पार्टी सड़कों पे नहीं निकलेगी। वो क्या प्लान बनाते हैं, क्या वो सड़कों पे निकल के लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं कि वो हर जगह रुकेंगे, धरना देंगे, या वो वापस चले जाएंगे 1 दिन 2 दिन के बाद, मुझे ये नहीं पता। ये सईद भाई ज़्यादा बता सकेंगे, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी सड़कों पर नहीं निकलेगी। तहरीक, एक मुख्तर से जवाब दे दें, कल वाकई ग्रेस दिखाएंगे जब पीटीआई वापस आएगी पार्लियामेंट में, या जो ख्वाजा आसिफ ने 6 अप्रैल को किया था वो होगा? हम तो फूल की पत्तियां लेके मुंतजर हैं।
अच्छा, इस फूलों से वेलकम करेंगे कल आप? और फिर अगर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, नवाज शरीफ साहब जो है वो चोर हैं, इल्जाम उन पे साबित हो चुके हैं, तो यही तो वो पत्तियां हैं जो निछावर होंगी। फूलों से इस्तकबाल होगा कल। एक ब्रेक लेंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर सईद गनी साहब, इस वक्त जो पनामा का केस सुप्रीम कोर्ट में है उस पर आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डे टू डे हियरिंग होगी, बहुत ज्यादा इसको मुलतवी किया गया है और उस पर मुझे मायूसी हुई है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी पिछले चंद दिनों में जो ट्वीट्स किए हैं वो बड़े अलार्मिंग से हैं। 7 तारीख को उन्होंने ये कहा कि अगर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो मैं आपसे शर्त लगा सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को अब तक जो है वो लटका दिया जा चुका होता स्कैंडल में। वाई, और आखिर में वो सवाल करते हैं कि वाई कोर्ट्स आर प्रोटेक्टिंग राइवेंड। अब मुझे नहीं पता कि ये कंटेम्प्ट के जिम्मे में भी आता है या नहीं आता इस तरह का कि कोर्ट जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है राइवेंड को। फिर उन्होंने 11 तारीख को ये ट्वीट किया कि पनामा लीक्स हैज टार्निश्ड रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी मोर देन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट। तो क्या ये थिंकिंग है पीपल्स पार्टी की, आपके चेयरमैन की, कि जुडिशरी ने जो है वो ठीक फैसला नहीं किया है या बहुत ज्यादा मुलतवी किया है? ये बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तानी तारीख की कि अदालतों के रवैये पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी मुखालिफ के हवाले से मुख्तलिफ रहे हैं। ये तो कोई मतलब एक केस नहीं, मैं आपको दर्जनों मिसालें बता सकता हूँ कि अगर किसी मुकदमे की जद में पीपल्स पार्टी आती हो तो वहाँ रवैया कुछ और होता है, लेकिन अगर कहीं किसी इस जद में कोई पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमात आती हो तो रवैये मुख्तलिफ होते हैं। तो ये हालात हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि हम ये बातें करते रहें। सही साहब, और ये माजी के कोर्ट्स पे बात करना या माजी के कोर्ट के फैसलों पे बात करना एक बात है, और इस बेंच के हवाले से ये कहना कि ये राइवेंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं राइवेंड को, ये अलग बात है। सर, ये केस इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, बेंच मौजूद है या हाजिर जजेस हैं तमाम सुप्रीम कोर्ट के? मैं फिर थोड़ी मोहतात होकर बात करना चाहूंगा। तो चेयरमैन साहब तो मोहतात नहीं थे मेरे ख्याल से बनी है तब से उठा लें। नहीं, मैं वो आपकी वजह से हो रहा हूँ, आजकल टीवी चैनल बंद हो जाते हैं, मुझे तो फिक्र नहीं है इतनी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आज की अदालतों में भी अगर आप देख लें तो वफाक में, केपी में, पंजाब में, बलूचिस्तान में एडवाइज़र हो सकते हैं, स्पेशल असिस्टेंट हो सकते हैं, वो पोर्टफोलियो भी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मिनिस्टर का स्टेटस रख सकते हैं, लेकिन सूबा सिंध में नहीं रख सकते हैं। बाकी तमाम तीनों सूबों के वज़ीर आला जो हैं वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जो आइन और कानून उनको दिए हुए हैं, लेकिन सिंध का वज़ीर आला इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ज़मीन की अलॉटमेंट का इख्तियार सबको है, सिंध के वज़ीर आला को नहीं है। तमाम सूबों में डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन, ये OPS सारा चल रहा है, सूबे सिंध में नहीं है। ये जब तजादात और तफरीक हमें नज़र आएगी तो जाहिर है कि ये चीज़ हम कहने में मजबूर हो जाते हैं। आज भी अगर आप देखें तो बेशुमार मुकदमा मैं आपको गिनवा सकता हूँ जहाँ पीपल्स पार्टी को कहीं रस्सी कसी जा सकती है, वहाँ कुछ और रवैये होते हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी नहीं है वहाँ कुछ और रवैये होते हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन मैं समझता हूँ और मुझे हैरत भी हुई, मैं समझने से कासिर हूँ। मैं ज़रा ये बात कर लूँ कि देखें, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया था तो चीफ जस्टिस साहब को यकीनन ये पता था कि मेरी रिटायरमेंट की डेट क्या है। 2 रास्ते हो सकते थे, या तो उसी वक्त कमीशन बना दिया था या फिर चीफ जस्टिस साहब खुद उस बेंच में ना बैठते, ताकि अगर वो रिटायर भी हो जाते तो ये जो एक प्रोसीडिंग्स हैं ये रुकती ना हो, ये कंटिन्यू रहती। लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पर आकर ये कहना कि जी अब जो है वो हम फैसला नहीं कर सकते हैं और या तो कमीशन बनाएंगे या नया बेंच बनेगा और फिर वो उसको देखेगा, तो ये तो खुद लोग सवाल उठाते हैं और उसका जवाब मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से आना जरूर चाहिए। ठीक है, आज इमरान खान साहब ने ये कहा, इमरान इस्माइल साहब, कि तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तबाह कर दिए हैं, अब ये 2 इदारे रह गए हैं, उस पर भी जो है ये हावी होना चाहते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। ये बड़े हमारे ऑनरेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, क्यों इनके खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं? एक सोशल मीडिया कैंपेन मुख्तलिफ है, इमरान खान साहब आके ये क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो बात जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। इनका इरादा तो यही है कि इनका बस चले तो ये मुसद्दिक मलिक साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा दें, तो लगा नहीं सक रहा है, या कोई कैप्टन सफदर को लगा दें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वो तो उनको मजबूरी है कि वो आर्मी से ही आना है और वो एक इंस्टीट्यूशन है
जो एक अपने इंस्टीट्यूशन के तरीके से ही चल रहा है, उसे इनफरादी हैसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान में जिंदा है, जावेद है, काम कर रहा है। एक इंस्टीट्यूशन हमारी उस अदलिया को भी किनारे लगाने के चक्कर में रहते हैं। आपके सामने चीज़ें मौजूद हैं, मैं अब बात करूंगा तो शायद वहाँ पे एक सिस्टम है, इवन अगर 4-5 लेफ्टिनेंट जनरल में से चॉइस करनी है तो वो उस लेवल तक पहुंचे हैं अपनी काबिलियत की वजह से, तो उनमें से किसी एक को लगा देना, या जुडिशरी में तो एक बड़ा नॉर्मल सिस्टम है, जो सीनियर मोस्ट होता है वो जज बन जाता है। इसमें क्या कर सकती है नून लीग? नहीं जी, जुडिशरी में देखें, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जैसे सारी दुनिया में जुडिशरी होती है ना, एक तो ये कि आप जब आप तनख्वाहें देते हैं, जब आप मराद देते हैं, जब आप चीज़ें देते हैं, तो आप ज़बरदस्ती हावी होते हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर। अमेरिका में या यूरोप में जुडिशरी जो है वो उसकी सेल्फ जनरेशन होती है, उसकी अपनी इनकम होती है, वो अपने जजेस खुद अपॉइंट करते हैं, खुद प्रमोशन करते हैं, खुद वो सारी चीज़ें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता। अच्छा, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, मैं जरा इसका जवाब मुसद्दिक मलिक साहब से ले लूँ। इमरान खान साहब ने आज ये बात कही कि तमाम इदारे तबाह कर दिए, अब ये 2 इदारे रह गए और इस पर भी जो है किसी ना किसी तरीके से हावी होने की कोशिश करी उन्होंने। देखिए, इमरान खान साहब का ये भी कहा आर्मी को पंजाब पुलिस बनाने की। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? कोई इदारा किसी चीज़ को पर मासिवा उस इदारे के जो इमरान खान साहब की बात माने और वो फैसले सादिर करे जो कानून और आइन की मुताबिकत से ना हो या शहादतों की वजह से ना हो, बल्कि इमरान खान साहब की ख्वाहिशात की वजह से हों, तो जो भी शख्स उसके इख्तलाफ में कुछ करता है या कोई बात करता है उसको वो यही कहते हैं। आज उन्होंने फौज को भी पंजाब पुलिस कह दिया। अब आप देखेंगे कि एक नई चलेगी पूरी कैंपेन। पंजाब पुलिस नहीं कहा, उन्होंने कहा पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है, मगर ये क्या है? ये किस किस्म के आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फौज के मुताबिक? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं जब आप ये जो बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं या मराद देते हैं, कौन सी मराद किसको दी गई है? एक और कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन जो तनकीद है वो तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है ना। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता तो अब तक लटका दिया जा चुका था उसको। पीपल्स पार्टी के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसमें किसी को कोई इबाम है? अगर भुट्टो साहब को फांसी पे लगाया गया तो क्या किसी को कोई इबाम है? लेकिन आज की चीफ जस्टिस, जैसा कि आप कह रहे थे, जिसने अभी फैसले देने हैं, आप पहले से उनको मिलाइन कर दें, या अभी फौज की नई क़यादत आई है और आप पहले से ये गुफ्तगू शुरू कर दें, तो आप इस मुल्क में क्या तासुर पैदा करना चाह रहे हैं? शॉर्ट कमेंट इमरान इस्माइल साहब। मुसद्दिक मलिक साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि जी ये जो बात हमने कही नहीं वो हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसने कहा ये कि जी फौज मलाइन है? मैंने तो आपसे सुनी तो कह दिया। मलाइन है, हमने तो नहीं कहा। हमने कहा आप कोशिश कर रहे हैं, अटमोस्ट कोशिश है आपकी काबू करने की दोनों इंस्टीट्यूशंस को। नहीं है कौन सी मराद? आपकी ट्राई करते हैं आपकी करने की। मुझे तो वो एक गाना याद आ रहा है, ये कौन सी जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। आपने बंद किया है, नजर आ रहा है कि कहां नजर आपने डाली हुई है। जिन लोगों को सजाएं हुई करप्शन में, उनको वापस वजीर तो आपने लगाया। आप वो काबे किस मुंह से जाओगे गालिब? अच्छा, मुझे एक अभी हम इस पे बात कर रहे थे कि वजीर आजम साहब ने तजाद है कि नहीं उनके बयान में। हुसैन नवाज साहब ने भी इसी तरह की नवाज साहब वजीर आजम तो नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप आखिर में चलाएंगे तो मुझे मौका देंगे। अगर क्लिप चलाएंगे तो मौका देंगे। चलाइए फिर। तानिया में इतनी महंगी जायदाद है, इतने एसेट्स हैं, ये कहां से आपके पास आए? सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनकम थी। तो वो बाकायदा जो है ना वहाँ से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया। ऑफिशियली पैसा ट्रांसफर हुआ सऊदी अरब से बरतानिया। जवाब में हुसैन नवाज साहब ने लिखा है कि सेटलमेंट हुई है। कतर में जो इन्वेस्टमेंट की थी 1980 में, उसकी सेटलमेंट में हमें अपार्टमेंट मिले। देखिए, सेटलमेंट में मिले या पैसा सऊदी अरब से गया है? देखिए, जो चीज बड़ी वजाहत के साथ अदालत में पेश की गई है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट की गई थी, जो मिल बेची थी उससे सऊदिया की मिल भी खरीदी गई और सऊदिया की मिल बेच के उससे भी पैसे हासिल किए गए। लेकिन ये जो अपार्टमेंट्स की सेटलमेंट है, जो मैंने कागज देखे हैं, वो फाइनल सेटलमेंट हुई है उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। 12 मिलियन दिरहम मिले या नहीं मिले ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल जस्टिफाइड है। मतलब मैंने कल सवाल भी उठाया, कैसे पता चला 12 मिलियन दिरहम में बिकी थी वो? आप ये बताइए कि आप जब मुझसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि जो इल्जाम लगाता है उस पर होता है बारे सबूत, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझ पे हुआ बारे सबूत, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मेरी कहानी है और ये मेरे पास सबूत हैं तमाम। और अगर आप उनका कहानी सुनाई सकते हैं, 12 मिलियन दिरहम अकाउंट में आए होंगे, बैंक में आए होंगे। बिल्कुल वो बिल्कुल अभी जरा तो होने देना, जरा तो होने दें। जरा से पहले ही वो अकरम शेख साहब कह गए कि यार कमीशन बना देंगे। नहीं, आप कमाल करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं। अकरम शेख साहब ने कहा कि आप अभी वर्डिक्ट देना चाहते हैं तब भी हम हाजिर हैं, और अगर आप कमीशन बनाना चाहते हैं तब भी हम हाजिर हैं। वो कहते हैं, उनको कहना चाहिए था कि कमीशन ना बनाए अभी। किस लिए? ताकि आज के प्रोग्राम में आप कह सकें कि आप डरते थे।
आप ये चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशंस ना हो? नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पेश करता हूं, आप अभी वर्डिक्ट दे दें या कमीशन बना दें, दोनों सूरतों के अंदर आप फैसला करें, तो ये बेहतर है या ये कहा जाए कि मैं बॉयकॉट करता हूं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। और सही प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।